जो मैं आपकी कक्षा ले रहा हूँ ज्योतिष की। मैं वृंदावन से हूँ, श्रीधाम वृंदावन से। और ऑनलाइन के माध्यम से आप लोग देखते ही होंगे लगभग। ऑनलाइन और ऑफलाइन इन दोनों के माध्यम से ज्योतिष अध्ययन मैं कराता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर आपको वृंदावन में रहकर अध्ययन करना हो या फिर ऑनलाइन करना हो, या फिर आप वृंदावन में कहीं बाहर रहते हैं, रेगुलर आकर अध्ययन करना चाहते हैं, तो वो भी होता है। इसका ये बताने का कारण ये दो चीज बता देता हूँ, क्योंकि ऑनलाइन जैसे आजकल के हिसाब से और इतना ज्यादा फ्रॉड चलने लग गया है ऑनलाइन में, पूर्ण रूप से लोग विश्वास नहीं करते। कई लोग ऐसा कहते हैं मैं आ जाता हूँ वहीं अध्ययन, आते नहीं है, बस खाली कहते हैं कि मैं आता हूँ आपसे मिलूंगा। मैं तो बात नहीं करता हूँ, सहयोगी हैं बहुत सारे, वो लोग बात करते हैं तो उनसे ये कहते हैं कि मैं वहीं आकर के वहीं में पढ़ूंगा। तो उन लोगों से निवेदन है कि अगर आप लोगों को इस प्रकार से कुछ अगर अविश्वास हो तो वृंदावन आकर के एक बार मिल लिया करें। मिलने या किसी वृंदावन से में आपके पहचान के कोई भी हो, उनसे और बात कर लेंगे कि मेरा नाम लेकर के अध्ययन कराते हैं, तो आपको कंफर्मेशन के लिए बता देंगे कि एक्चुअली आपके साथ किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं होगा। नहीं होता है ये नहीं कहता हूं मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे जुड़े हैं, लोग कहते हैं कि ज्योतिष के नाम पे हमसे 12,000 रुपए ले लिए, 8,000 रुपए ले लिए, 25,000 रुपए ले लेते हैं और अध्ययन नहीं कराते। वो सारी चीज नहीं है। और आप लोगों से मैं इकट्ठा भी नहीं लेता हूँ, किस्त वाइज लेता हूँ 2,000 के हिसाब से, कि आपको अगर मान लीजिए 1 महीना अध्ययन में रुचि नहीं लगा, नहीं कर पाए, तो अगले महीने छोड़ दीजिए, एक्स्ट्रा आपका गया भी नहीं। तो ये सारी चीजें हैं। ये बताना इसलिए पड़ा क्योंकि बहुत सारी बातें हमारे पास आया। चलिए, आज का विषय हमने रखा है क्या, पहले तो समझेंगे बेसिक चीज, ज्योतिष किसे कहते हैं, ज्योतिष के अंग आदि। उसके बाद किसी की भी कुंडली सॉफ्टवेयर से आप निकाल लीजिए। और आप लोग ज्योतिष विषय में जुड़े हैं आज, तो ये लगभग 90% ऐसे लोग होंगे जिनको सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुंडली बनाना आता होगा, सभी लोगों को। तो कुंडली बनाने आता है आपको, नहीं आता है तो आप यूट्यूब पर जाएंगे ना, किसी का भी सर्च करें कुंडली किस प्रकार से बनाए, सॉफ्टवेयर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, प्ले स्टोर पर जाएंगे, कुंडली डाल करके और सॉफ्टवेयर आएगा, उस पर जन्म डिटेल डालना पड़ता है, जन्म स्थान, जन्म दिनांक और जन्म समय। जन्म स्थान, स्थान में डाला जाता है क्या, जिला का नाम, जिला का नाम। और अंग्रेजी में लिखा जाता है, स्पेलिंग का बड़ा ध्यान रखिएगा। सॉफ्टवेयर पर कुंडली कई लोग नहीं बना पाते हैं, इसका एक और कारण होता है, अंग्रेजी में जो उस जिला का प्रॉपर स्पेलिंग होता है वही डालेंगे तो ही उसमें आता है, नहीं तो अन्यथा नहीं आता, फिर टेंशन में हो जाते हैं। तो जिला का नाम लिखना है, अस्पताल का, गांव का नाम नहीं लिखना है, जन्म स्थान और जन्म दिनांक प्रॉपर होना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, गलत सलत नहीं होना चाहिए। और समय, जन्म समय, ये भी बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। अगर ये 3 चीज आप एक्यूरेट डालते हैं तो तुरंत ही माइक्रो सेकंड में आपके पास कुंडली बन करके आ जाता है। अगर नेट बढ़िया चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है तो घूमता रहेगा, घंटा लगा दे पता चले, ये डाल करके आपके पास कुंडली बन के चली आती है। फिर उस कुंडली में किस प्रकार से देखा जाए उसे हम लोग समझेंगे। उससे पहले ज्योतिष अध्ययन करने के लिए आप लोग आए हैं, तो कोई भी विषय अध्ययन करने से पहले उस विषय की परिभाषा हमें पता होनी चाहिए, उस विषय के बारे में पता होना चाहिए, विषय की महत्व क्या है, ये विषय कहाँ से है, कैसे है, इसके क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सब के बारे में हम लोग पहले चर्चा कर लेते हैं ना। शिवम उपाध्याय जी ज्योतिष अध्ययन करने के लिए क्या आए, ज्योतिष। तो आप लोगों से पूछ सकते हैं, ये बात मैं बता देता हूँ, मैं प्रत्येक डेमो में ये चीजें बताता हूँ। और कई लोग ऐसे भी हैं जिनको पता होगा, लेकिन जुड़े रहिए, ये बेसिक है, क्योंकि जो नए हैं उनको भी जानकारी आवश्यक है। तो ज्योतिष किसे कहते हैं, सबसे पहला प्रश्न उठता है, आप ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं तो ज्योतिष किसे कहते हैं, तो इसके जगह लिख लीजिए। अगर आप पेन कॉपी लेके बैठे हैं अच्छी बात है, नहीं तो स्क्रीनशॉट बाद में ले लीजिएगा, ध्यान समझते रहिए। ज्योतिष किसे कहते हैं, सूक्ति है ज्योतिषाम काल विधात्मकम शास्त्रम।
ज्योतिष विषय आप लोग अध्ययन करने के लिए आए हैं, कहीं ना कहीं उद्देश्य ये होता है कि ज्योतिष सीख करके हम व्यक्ति के बारे में बताना प्रारंभ कर रहे हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता बन जाए। उद्देश्य यही होता है। आप लोग अध्ययन करने इसीलिए आए भी हैं कि कुंडली देख करके बताएं व्यक्ति को, बिल्कुल हम त्रिकालदर्शी हो जाए। त्रिकाल मतलब भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। तो ज्योतिष पढ़ करके ही यह संभव है, ज्योतिष विषय अध्ययन करके संभव है। और ज्योतिष का यही उद्देश्य है। ज्योतिष अध्ययन क्यों करता है व्यक्ति? इसीलिए करता है कि व्यक्ति को समय के बारे में ज्ञान हो जाए कि समय कब किसका शुभ अशुभ अच्छा खराब चलने वाला है। ये यदि व्यक्ति को पता चल जाए, किस विषय को अध्ययन करके, अगर सिद्धांतिक विषय अध्ययन कर रहे हैं, वैसे साधना के माध्यम से जिनको पता चल गया है वो उनकी बात अलग है, लेकिन अगर विषय के हिसाब से समझे तो ज्योतिष ऐसा विषय है जिस विषय को का अध्ययन करके हमें भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल का ज्ञान होता है। तो ज्योतिष का परिभाषा एक सूक्ति में कहा जा सकता है कि जिस शास्त्र के माध्यम से, जिस शास्त्र के माध्यम से हमें काल, काल का मतलब होता है समय। समय 3 प्रकार का होता है, भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल। काल का ज्ञान हो अर्थात समय का, शुभत्व एवं अशुभत्व का ज्ञान हो, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। ये पहली सूक्ति। एक और सूक्ति के माध्यम से इसको हम समझेंगे। जिस शास्त्र के माध्यम से हमें काल का बोध होता है, काल का ज्ञान होता है। काल का मतलब समय। समय 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य काल। तो तीनों काल का ज्ञान हो जाए, उस विषय को हम ज्योतिष कहते हैं। अगला एक और सूक्ति है। अच्छा, इसमें एक चीज और बात है। देखिए, आप लोग जुड़े हैं ज्योतिष, कई लोग ऐसे होंगे केंद्र चलाते होंगे, तो उनके आधार से वो कुछ और भी परिभाषा कहते होंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट होगा आपका जो परिभाषा वो भी होगा। कारण ज्योतिष के कुल 18 सिद्धांतिक प्रवर्तक हुए। 18 प्रवर्तक यानी 18 ऋषियों ने अपने अपने शब्दकोशानुसार, अपने अपने ज्ञान के आधार पर ज्योतिष विषय को परिभाषित किया है, ज्योतिष को सिद्धांत दिया है, ज्योतिष का सिद्धांत उन्होंने दिया है। 18 प्रवर्तक हुए, जिसमें से बहुत सारे सिद्धांत अब अवेलेबल नहीं है, मतलब मौजूद ही नहीं है। बहुत कम ही सिद्धांत है जो कोई सिद्धांत शायद थोड़ा सा कहीं उसका ज्ञान मिलता है, किसी का कहीं मिलता है। 18 ऋषि कौन कौन हुए? सूर्य, पितामह, व्यास, वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, नारद, गर्ग, अंगिरा, लोमस, पुलस्त्य, च्यवन, यवन, भृगु आदि 18 ऋषि हुए। इन्हें 18 प्रवर्तक कहा जाता है। क्या? ज्योतिष शास्त्र के। तो जब आप अगर सभी सिद्धांत या जितना अवेलेबल है सिद्धांत, अभी मान लो 5-7 सिद्धांत अवेलेबल है, पराशरी सिद्धांत आदि, उन सारे सिद्धांतों का जो ज्योतिष विषय का महत्व अध्ययन करेंगे, जब निष्कर्ष रूप में निकलता है तो यही निकलता है कि जिस शास्त्र के माध्यम से हमें समय के शुभत्व अशुभत्व का ज्ञान हो, उसे ज्योतिष कहते हैं। इसे बोलने का तरीका घुमा फिरा करके बहुत कुछ हो सकता है। इसे प्रवचन होता है, जब प्रवचन में आप देखते हैं कि एक चौपाई पे या एक श्लोक पर विद्वान लोग जो हैं वो 7 दिन बोल जाते हैं। तो क्या वो एक ही श्लोक बोलते हैं? नहीं, उस एक श्लोक में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे श्लोक जोड़ते हैं वो, फिर लेकिन लास्ट में जाकर के निष्कर्ष बताते, देखिए इसी श्लोक का ये सारा चीज निष्कर्ष। उसी प्रकार से तो मेन तो यही है निष्कर्ष, लेकिन परिभाषित करने के लिए शब्दकोश बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो आप जो जानते हो इससे पहले ज्योतिष का परिभाषा, वो भी सही है, लेकिन अगर बहुत ही सरल शब्दों में हर व्यक्ति को समझने के लिए अगर कहा जाए, ये सबसे सटीक। दूसरा सूक्ति है, ये पहला सूक्ति है। दूसरा सूक्ति, ज्योतिषाम सूर्यादि ग्रहाणाम बोधकम शास्त्रम। अब इसका भी समझ गए होंगे आप लोग।
कहते हैं ज्योतिषाम सूर्य आदि ग्रहाणाम, सूर्य आदि ग्रहों का बोध कराए अर्थात ज्ञान कराए। जिस विषय के माध्यम से हमें सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि का रूप, रंग, तत्व, शुभत्व, अशुभत्व, प्रभाव, दुष्प्रभाव आदि का ज्ञान हो जाए, जिनकी रश्मि ऊर्जा आदि के बारे में ज्ञान कराए जो विषय, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। बिल्कुल एग्जैक्ट है ऐसा ही। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हम लोग समझ पाते हैं कौन से ग्रह कहाँ गति कर रहे हैं, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तारा कौन सा नक्षत्र है, कौन सा तारा खराब मतलब दिखता नहीं है, कौन सा तारा किस प्रकार से है, कौन कौन तारे मिलकर के कौन सा नक्षत्र बना रहे हैं, कितने नक्षत्र मिलकर के कौन कौन से राशि बना रही। तो इन सब का जो ज्ञान बताता है, इन सब का जो कैलकुलेशन बताता है, वो क्या है, विषय क्या है, ज्योतिष विषय। तो लिख लीजिए कि जो जिस शास्त्र के माध्यम से हमें सूर्य आदि ग्रह, नक्षत्र, तारों का ज्ञान हो, उसे हम ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। आज का जो मुख्य विषय है, जितने लोग जुड़े हैं बाद में उनको फिर से मैं बता देता हूँ, क्योंकि आप लोग बाद में जुड़े हैं तो आपको पता चले यही है कि यही बता रहे हैं, हर एक डेमो में यही बताते हैं। यार छोड़ो, आज का विषय है कि प्रत्येक कुंडली में मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न तक की कुंडली में कौन से ऐसे ग्रह, प्रत्येक लग्न में कोई न कोई ग्रह अनिष्टकारी होते हैं, केवल लग्न से पता चलाया जा सकता है कौन से ग्रह कहाँ बैठे हैं। ये तो लंबी प्रक्रिया है, इसके लिए पूरा बहुत सारे कोर्स है जो कि आपको कोर्स करने पड़े, लेकिन इतने कम समय में किसे हम समझ सकते हैं बिल्कुल सटीकता से। लग्न के आधार पर मेष लग्न की कुंडली है तो इनके कुंडली में इस ग्रह की महादशा में इस ग्रह का अंतरदशा डेफिनेटली 100% अनिष्टकारी रहेगा ही रहेगा। उसी प्रकार वृष लग्न में कौन ग्रह ऐसे हैं जिसकी महादशा में जिसकी अंतरदशा खराब, मिथुन, कर्क आदि मीन तक किस लग्न की कुंडली में किस ग्रह का दशा अंतरदशा खराब रहेगा, अनिष्टकारी रहेगा, उसे जानने का विषय है आज। फिर उसके बाद आज ही कक्षा प्रारंभ है आप लोगों का, जिनको जुड़ना होगा फाइनल कक्षा में, आज लास्ट है। आज के बाद इस बैच में किसी को नहीं जोड़ा जाएगा, तो यदि आप जुड़ना चाहेंगे तो आज जुड़ जाएंगे। कक्षा जो है 7:30 बजे से है, अभी 7 बजे आपकी ये डेमो कक्षा समाप्त होगी, उसके बाद ही फाइनल क्लास है, जो कि लगभग 6 से 8 महीने का कोर्स रहता है। इस 6 से 8 महीने में आप लोगों को कुंडली देखना, कुंडली बनाना, हस्तरेखा, वास्तु, अंक ज्योतिष और पंचांग आदि देखना, ये 6 विषय अध्ययन कराते हैं, जिसमें से मेन है कुंडली देखना, फलादेश जिसको कहते हैं। चलिए, ये ज्योतिष विषय हो गया। सब लोग लिख लिए होंगे मुझे लगता है, ना लिखे होंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज्योतिष के भेद, ज्योतिष के भेद। भेद मतलब होता है इसको कितने टुकड़ों में किया गया। देखिए, ज्योतिष विषय को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। सामुद्रिक शास्त्र का मतलब जिस विषय का, जिस शास्त्र का अंत ना हो, आदि और अंत ना हो, उसके गहराई का पता ही ना चल पाया, जिसके अंत का कोई पता नहीं चल पाया हो, उस विषय को हम कहते हैं ज्योतिष शास्त्र। ज्योतिष को सामुद्रिक शास्त्र कहा जाता है। तब इतना बड़ा विषय था, कोई भी व्यक्ति अगर स्टार्ट करता है, जब तक उसको लक्ष्य नहीं पता चलता है, तब तक किसी विषय का अध्ययन करने या कोई काम करने में उसे मजा नहीं आता। तो क्या किया गया, ज्योतिष विषय को 3 भागों में बांट दिया गया। ज्योतिष में 3 विषय बना दिया गया ज्योतिष विषय को, जैसे विज्ञान को 3 विषय बना दिया गया। फिर उसके अंदर और भी बहुत सारे खंड हैं, लेकिन अगर हम ऊपर ऊपर देखें तो विज्ञान 3 भाग में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ठीक। उसी प्रकार से ज्योतिष भी 3 भाग में बांट दिया गया, सिद्धांत ज्योतिष, संहिता ज्योतिष और होरा ज्योतिष। सिद्धांत ज्योतिष मतलब जितनी भी गणित की परिपाटी है, गणित का विषय है ज्योतिष विषय में, गणित का विषय, ग्रह गणना, पंचांग बनाना, कुंडली बनाना, ये सारी चीजें जो है इसे हम सिद्धांत ज्योतिष कहते हैं। मतलब गणित की जितनी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक
ज्योतिष में है। ज्योतिष विषय में जो भी गणित का सिद्धांत, जितना भी गणित की प्रक्रिया है, इसे हम कहते हैं सिद्धांत ज्योतिष। जब आप आगे हो सकता अध्ययन करें, विषय के रूप में ज्योतिष अध्ययन करते हैं आप 8वीं 10वीं 9वीं 12वीं ग्रेजुएशन ज्योतिष विषय को लेकर के, और आचार्य करते हैं, फिर पीएचडी करते हैं ज्योतिष विषय में। तो उसमें जैसे ऑनर्स हम लोग लेते हैं ना, ग्रेजुएशन में विषय लेते हैं, आप किससे करना चाहते हैं, किस विषय से करना चाहते हैं ऑनर्स, उसी प्रकार से शास्त्री करते हैं बीए, संस्कृत बीए, बीए में इंग्लिश भी हुआ, बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो उसमें विषय, ज्योतिष विषय जो अध्ययन करते हैं उनको निर्धारित करना पड़ता है कि आप जो ज्योतिष अध्ययन करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, वो किस विषय से, ज्योतिष में सिद्धांत ज्योतिष लेना चाहते हैं कि होरा ज्योतिष लेना चाहते हैं। ये दो विषय विशेष हैं। तो लोग बाग जब अध्ययन करते हैं तो सिद्धांत ज्योतिष लेकर अध्ययन करेंगे तो सिद्धांत ही पूरा गणित ही गणित विषय रहेगा। जैसे हम लोग अगर आर्ट बीए किए तो उसमें साहित्य वाहित्य ये हिंदी सारी चीजें पढ़नी पड़ती है। अगर कॉमर्स किए तो अकाउंट वगैरह अध्ययन करना पड़ता है, और यदि बीएससी किए तो साइंस अध्ययन करना पड़ता है। सेम ऐसा ही अगर आप ज्योतिष से कर रहे हैं तो विषय चूज करना पड़ता है। ये सारी विषय जो हैं ये अपने अपने आप में बहुत ही पूर्ण है। तो ज्योतिष को 3 भागों में बांटा गया, सिद्धांत ज्योतिष, संहिता और होरा। सिद्धांत ज्योतिष का मतलब सभी गणित, सभी प्रकार की गणित विषय ज्योतिष में के माध्यम से, और संहिता ज्योतिष का मतलब है मुहूर्त और वास्तु आदि, इसे हम संहिता ज्योतिष कहते हैं। और होरा ज्योतिष का मतलब फलादेश, किसी की भी कुंडली को देख करके फलादेश बताने की प्रक्रिया को होरा ज्योतिष कहते हैं। मुझे जैसा लग रहा है कंप्लीट होगा। निकेत तिवारी जी, शिवम उपाध्याय जी कहने जो लिख रहे हैं, अब साफ दिख रहा है उपाध्याय जी? आपने पहले ही मैसेज किया था 11 यानी कि 12-15 मिनट पहले। साफ दिख रहा है सब लोगों को? मैं दिख रहा हूँ साफ साफ? ये कितनी उंगली है? 4 उंगली ना? चलिए अभिषेक जी, होरा ज्योतिष का मतलब फलादेश। तो हम जो आपको अध्ययन कराएंगे इस बैच में, ये 6 से 8 महीने का जो बैच है, इसमें मेन तो होरा ज्योतिष है, इसको हम फलादेश कहते हैं, और यही आवश्यकता आप लोगों को पड़ती है। अधिकतर लोगों को गणित वणित में विशेष रुचि भी नहीं रखते हैं आप लोग, 90% लोग गणित में रुचि नहीं रखते हैं। लेकिन अध्ययन हम आपको सिद्धांत ज्योतिष भी अध्ययन कराएंगे, जितनी आवश्यकता पड़ती है कुंडली बनाने की संपूर्ण प्रक्रिया को। और संहिता ज्योतिष भी, मुहूर्त भी वास्तु के अध्ययन होता है। मुहूर्त भी इतना कर दिया जाता है कि जितनी आवश्यकता पड़ती है। मुहूर्त विषय भी छोटा मोटा नहीं है, बहुत सारे पुस्तकें हैं मुहूर्त के, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त पारिजात, बाल बोधनी, ज्योतिष सार समुच्चय, ये सब जो है मुहूर्त के बड़े बड़े पुस्तक हैं। तो इसके माध्यम से मुहूर्त अध्ययन करते हैं। लेकिन आपको हम बृहद वघड़ा चक्र, छोटी पुस्तक है लेकिन छोटी है खोटी है, उसके माध्यम से मुहूर्त भी अध्ययन कराएंगे। और मेन तो हो रहा है ही। तो सिद्धांत ज्योतिष भी अध्ययन कराएंगे, संहिता ज्योतिष भी और होरा ज्योतिष भी। मेन है होरा, बाकी सिद्धांत तो संहिता, इतना कि कोई पूछे तो आप पीछे ना रहो। चलिए अब विषय प्रारंभ करेंगे हम आज का। आज का विषय क्या है कि कुंडली में कैसे देखा जाए कि ये ग्रह की दशा में इस ग्रह का अंतर दशा आएगा तो व्यक्ति को अनिष्टकारी फल मिलेगा। बोर्ड पर सही नहीं दिख रहा है, चलिए देखते हैं, एक सेकेंड। चलिए जी, बनाया जाए कुंडली। बहुत ध्यान से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए जो बिल्कुल न्यू है, जो आज ही के आज जुड़े हैं, पहली बार किसी ज्योतिष कक्षा में जुड़े हैं,
उनके लिए ये बता रहा हूं मैं। देखिए आप लोग समझिएगा, ये जब भी आप किसी की कुंडली सॉफ्टवेयर में बनाते हैं तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर निकलता है। इसमें कुल मिलाकर के 12 खाने होते हैं। किसी कुंडली आप देखेंगे उसमें इस प्रकार से कुंडली निकलता है, उसमें 12 खाने होते हैं। इसको हम भाव कहते हैं, कई लोग घर कहते हैं, अंग्रेजी में जो पढ़ते हैं वो हाउस कहते हैं। तो कुल मिलाकर के कितने खाने होते हैं? 12, जिसकी गिनती यहाँ से प्रारंभ होती है। ये 1 नंबर है, इसे हम कहते हैं प्रथम भाव। क्योंकि वैदिक ज्योतिष अध्ययन कर रहे हैं तो कुछ हम वैदिक भाषा का प्रयोग करेंगे। भाव का मतलब होता है घर, स्थान। तो पहला स्थान, पूरी कुंडली में कितने भाव हैं? 12 खाने। ये जिसमें से पहला भाव कौन सा है? ये है, ये प्रथम भाव है। और ये जो घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, इस प्रकार से नहीं, इसे सीधा कहते हैं, इसे उल्टा कहते हैं। तो उल्टे तरीके से घूमेगा। तो ये प्रथम भाव है, ये द्वितीय भाव है, ये फिक्स है, ये कभी चेंज नहीं होता, बदलता नहीं है। ये तृतीय भाव है, यह है चतुर्थ भाव, यह है पंचम भाव, यह है षष्ठ भाव, यह है सप्तम भाव। अब अभी आप लोग जो न्यू है वो लोग ये मत सोचिएगा ये सप्तम भाव ही क्यों है, ये क्यों नहीं है सप्तम भाव, अथवा ये क्यों नहीं सप्तम भाव, यहीं से क्यों प्रारंभ हुआ प्रथम भाव, यहां से क्यों नहीं हुआ प्रारंभ, यहां से प्रथम भाव क्यों नहीं हुआ प्रारंभ। ये सब अभी आपको सोचना नहीं है। अगर ये सोचेंगे टेंशन ही आ जाएंगे, गड़बड़ी आ जाएगा काम। तो इसे नहीं सोचना है। अभी तो आप ये मैं जो बता रहा हूँ कि या बस या करते जाइए, काम होता जाएगा, समझ में आता जाएगा आप लोग। प्रथम भाव, इसे ये सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव, यह है द्वादश भाव। द्वादश मतलब 12, कुल मिलाकर के 12 खाने हो गए। राशियां होती हैं 12, 12 राशियां। पहली राशि, दूसरी राशि, तीसरी राशि। पहली राशि मेष राशि, नाम है इसका। दूसरी वृष राशि है, तीसरी मिथुन राशि है, चौथी कर्क राशि है, पांचवी सिंह राशि है, छठी राशि कन्या राशि है, सातवीं राशि तुला राशि, आठवीं राशि वृश्चिक, नौवीं राशि धनु, 10वीं राशि मकर, 11वीं राशि कुंभ और 12वीं राशि मीन राशि। कुल मिलाकर के 12 राशि हुई। और कितने भाव हो गए? 12 भाव हुए। ग्रह होते हैं 9 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह में सबसे पहला ग्रह जो होता है वो सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर मंगल, ये भी क्रम से बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। ये जो कॉन्सेप्ट है 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशि, ये कॉन्सेप्ट, इन्हीं कॉन्सेप्ट के अनुसार ही फलादेश किया जाता है। इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं 12-9-12। क्या? 12-9-12 या 12-9-12 जैसे भी कह लीजिए। 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशि, इन्हीं के इर्द गिर्द सारा मामला घूमता है, शुरू से लेकर के लास्ट तक। मतलब जो भी फलादेश करते हैं, चाहे किसी प्रकार से फलादेश करें, फलादेश की संपूर्ण सिस्टम जो घूमता है वो कहां पर? 12-9-12 में घूमता है। 12 भाव, 9 ग्रह और 12 राशियां। ये वैदिक ज्योतिष का संपूर्ण खेल इन्हीं तीनों पर टिका हुआ है। अब आज का जो विषय है वो है कि अनिष्टकारी समय या अनिष्टकारी ग्रह कब होते हैं, किस ग्रह की महादशा में व्यक्ति को समस्या होगी। अब किसी की भी कुंडली आप निकालेंगे तो जैसे मान लीजिए एक कुंडली ये है, हम इकट्ठे 4 कुंडली, 4-4 का सेट बना करके आपको हम बताते हैं। ये 3, ये एक हो गई, 4 कुंडली। आपको लिखना नहीं है, समझना है। अभी लिखने का हम समय अलग से देंगे, आप बोर्ड के सामने सट जाएंगे, फिर आप लोग लिख लीजिएगा अथवा
स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो लेकर के ना बैठे हों अपने पास पेन कॉपी। जब आप किसी की कुंडली बनाते हैं तो इस प्रकार से प्रत्येक कोष्टक में, प्रत्येक भाव में, प्रत्येक स्थान में कोई ना कोई संख्या लिखी हुई होती है। हम 1 से लेकर कभी कितना हुआ, 5 कुंडली हुआ, हाँ 6 कुंडली हो गए। इन 6 कुंडली का बना देते हैं 1 से लेकर के 6 तक। 1 2 3 4 5, ये 2 से 2 3 4 5। अभी बताता हूँ ये 2 3 कैसे लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं। जिनको पता है उनको उनकी अच्छी बात है, जिनको नहीं पता है उनके लिए बताऊंगा। 4 5 6 4 हो गया, 5 6 7 8 9 10 11 12 3 4 6 7 9 10 3 4 5। देखिए ये कुंडली बन गई। कहां तक बनाया हमने, 6 नंबर तक। अब 6 नंबर तक क्यों कह रहे हैं, जबकि इसमें सारे नंबर हैं, बताते हैं। यहाँ पे नंबर की जो गिनती करेंगे हम प्रथम भाव से करेंगे। जिस कुंडली के, जिस चक्र के प्रथम भाव में जो संख्या, उसके आधार पर चलेगी बातें। ये जो कुंडली है यह किस राशि की कुंडली है, मेष। इसे लग्न कहते हैं, राशि ना बोल करके लग्न कहते हैं। पहले में ये प्रथम भाव है, क्योंकि पिछली अभी कुंडली में आपको हम बताएं कि प्रथम भाव है। चाहे यहाँ कोई भी संख्या लिखी हुई हो, राशि चाहे कोई भी हो, ये रहेगा क्या, प्रथम भाव है। ये भी प्रथम भाव है, भले यहाँ 2 लिखा हुआ है, लेकिन ये क्या है, इस कुंडली का प्रथम भाव। तो इस कुंडली के प्रथम भाव में कितनी राशि लिखी है, 2। तो ये वृष है, 2 नंबर राशि क्या है, वृष। अभी बताए थे, देखिए पिछले 2 नंबर राशि क्या है, वृष राशि है। तो ये जो कुंडली है वो किस राशि की है, वृष राशि की है। इसे लग्न कहेंगे, राशि ना बोल क्या कहेंगे, वृष लग्न की, वृष लग्न की। इसे, ये कौन से लग्न की कुंडली है, ये मिथुन, क्योंकि ये 3 नंबर से स्टार्ट है और 3 नंबर मिथुन राशि है। 3 नंबर राशि क्या है, देखिए मिथुन। अगर किसी की कुंडली आपने बनाया और उसके पहले वाले, इस वाले खाने में 3 लिखा हुआ है, समझ लीजिए क्या है ये जो कुंडली है वो मिथुन लग्न की है, मिथुन राशि की नहीं, क्या है, मिथुन लग्न की। अब देखिए ये किस लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की। ये किस लग्न की कुंडली है, इसके अलावा कहां पर क्या लिखा हुआ उससे अपने को भी मतलब नहीं है। अपने को तो बस प्रथम भाव में, इसको हम लग्न भी कहते हैं, प्रथम भाव को प्यार से लग्न कहा जाता है, ठीक है, इसका पर्यायवाची नाम लग्न है। तो लग्न में जितनी राशि लिखी होगी वो लग्न माना जाता है। जैसे इस कुंडली में, इस चक्र में देखिए, मान लीजिए ग्रह सारे बैठे हैं, कहीं ना कहीं ग्रह ही बैठे होंगे, लेकिन अब हमको ग्रह नहीं देखना है, केवल देखना है कि किस लग्न की कुंडली है, उसके आधार पर डिसाइड कर लेंगे हम लोग कि इस व्यक्ति के लिए इस ग्रह का दशांतर सा खराब होगा। सिंह लग्न की कुंडली, ये क्या है, कन्या लग्न कुंडली, क्योंकि यहाँ 6 नंबर लिखा है और 6 नंबर राशि कन्या राशि होती है, इसलिए वो कन्या लग्न कुंडली हो गई। तो 6 कुंडली हमने देख लिया। जब भी आप किसी की कुंडली बनाएंगे तो इनमें से देखना है आपको कि प्रथम भाव में क्या है। प्रथम भाव यदि 1 नंबर लिखा है तो इनके लिए सबसे अनिष्टकारी समय पता है कब आएगा, किस ग्रह की दशा अंतर समय आएगा इनके लिए। अब क्यों आएगा वो सब हम आपको बताएंगे, क्यों इसी ग्रह की दशा, ये ग्रह की दशा क्यों खराब है, ये फाइनल कक्षा में बताएंगे आपको। इसमें आप समझ लीजिए कि इस समय इनके लिए अनिष्टकारी रहेगा। जब भी शुक्र की दशा, किसी कुंडली आप खोलना और उसकी कुंडली में देखना कि प्रथम भाव में क्या है। मेष अगर 1 नंबर राशि है और दशा अंतरदशा में आपको देखना है कि किसकी दशा चल रही है। जब भी शुक्र की महादशा में, आप कहेंगे महादशा क्या है, वो कुंडली में आप देखेंगे सब कुछ लिखा हुआ रहता है। कुंडली खोलते ही दशा का ऑप्शन होता है, उसमें दिनांक लिखा रहता है कि अमुक दिनांक से लेकर के अमुक दिनांक तक अमुक ग्रह की महादशा रहेगी, अंतरदशा रहेगी। तो शुक्र ग्रह की महादशा में इनके लिए, मेष लग्न वालों के लिए, जब भी बुध की अंतरदशा आए, शुक्र की महादशा में बुध का अंतरदशा आता है, उस समय इनका सबसे अनिष्टकारी समय रहता है।
शुक्र की महादशा में बुध की। मेष लग्न वालों के लिए बिल्कुल 100%, इसमें किसी प्रकार कोई ये नहीं है। अब दशा कैसे देखेंगे वो तो आपको समझना पड़ेगा। शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा, अथवा इसके उल्टा भी समझ सकते हैं, बुध की महादशा में शुक्र का अंतर्दशा मेष लग्न वालों के लिए उत्तम नहीं माना जाता, अनिष्टकारी होगा ही होगा 100%। इसको लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं। मेष लग्न वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए, वृष लग्न वालों के लिए मंगल के महादशा में, वृष लग्न वालों के लिए है वृष लग्न वालों के लिए मंगल के महादशा में गुरु का अंतर्दशा, ये अच्छा नहीं होगा। इस समय ऐसे लोगों के लिए अनिष्टकारी समय होता है। वृष लग्न की कुंडली हो, कैसे देखेंगे? किसी की कुंडली बनाइए, उसके इस वाले खाने में, भाव में, स्थान में 2 नंबर लिखा है, तो आप कह दो भैया आपका जो सबसे अनिष्टकारी समय रहेगा मंगल के महादशा में गुरु का अंतर का समय, आपके लिए बढ़िया नहीं होगा। मिथुन वालों के लिए गुरु के महादशा में मंगल का अंतर्दशा, गुरु के महादशा में मंगल का अंतर्दशा मिथुन लग्न वालों के लिए अच्छा नहीं है। कर्क लग्न वालों के लिए शनि के महादशा में इनके लिए, कर्क लग्न वालों के लिए बुध भी है और शुक्र भी है। कर्क लग्न वालों के लिए शनि के महादशा में बुध और शुक्र का अंतर्दशा यदि आता है, कर्क लग्न वालों के लिए ये अच्छा नहीं माना जाता है। अच्छा, ये विषय जो है, जो मैं बता रहा हूं, ये कितने लोगों को समझ में आ रहा है? इससे पहले वाला विषय किसको किसको समझ में आया और ये किनको किनको समझ में आ रहा है, एक बार हमें बताएंगे। उपाध्याय जी, निकेश जी, कपिल मिश्रा जी भी जुड़े हैं, हिमेश जी पहले से जुड़े हैं, अंकित कश्यप जी को समझ में आ रहा है, हिमेश जी, तिवारी जी, पांडे जी, बताइए, एक बार बता दीजिए सब लोग। अभी तक मैं पूछा नहीं, बता रहा था आप लोगों को। हिमेश जी को आ रहा है, चलिए बहुत अच्छी बात है। और किनको किनको आ रहा है? गौतम कुमार जी अभी जुड़े हैं। सुनील पंडित जी कहाँ चले गए थे प्रभु? निरंजन गौतम जी को आ रहा है समझ में। सुरेंद्र पंडित जी समझ में आ रही है विषय? वीडियो चला गया था बीच में, अच्छा जी। आप लोगों का कोई विषय, कोई वैसा प्रश्न हो ज्योतिष से संबंधित, वो ही पूछ सकते हैं ना। ये तो हम लोग अपने हिसाब से डिसाइड करते हैं कि इस बार डेमो में क्या अध्ययन कराना, क्योंकि प्रत्येक डेमो में अलग अलग विषय रखते हैं और वैसा विषय रखा जाता है कि लगभग कम से कम 60-70% समझ में आ जाए आप लोगों को। चलिए, सिंह लग्न वालों के लिए कौन सा दशा खराब रहता है? ये भी यही है, शनि की महादशा में सिंह लग्न वालों के लिए एक तो बुध का अंतर विशेष खराब रहेगा। बस शनि की महादशा में बुध का अंतर दशा अगर सिंह लग्न वाले हैं तो उनके लिए अनिष्टकारी माना जाता है। कन्या लग्न वालों के लिए गुरु के महादशा में मंगल का अंतर्दशा, गुरु के महादशा मंगल का अंतर्दशा अगर कन्या लग्न वालों के लिए आ जाए तो वो समय उनके लिए अनिष्टकारी होता है। क्या करें? गुरु प्रथम भाग में लगन में चंद्र देख रहा है और लग्न में मेष देखा रहा हो तो देखिए, ये इस प्रकार से नहीं है, समझिए बात को उपाध्याय जी। प्रथम भाव में चंद्रमा का देखना, अर्थात सप्तम भाव में चंद्रमा बैठे हैं, प्रथम भाव में देखना ये अच्छा माना जाता है। चंद्रमा शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का दृष्टि जाना ये शुभ माना जाता है, तो चंद्र ये शुभ फल प्रदान करेंगे।
तो मेष लग्न की कुंडली में वैसे भी चंद्रमा अच्छे माने जाते हैं। लिख लिए? नहीं लिखे हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग। विनय मिश्रा जी कह रहे आ रही है, बहुत सुंदर बात, आनी भी चाहिए महाराज। धर्मराज जी कह रहे हैं बहुत अच्छा समझ में आ रहा है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 लग्न हो गया, मेष से लेकर के कन्या लग्न तक। आगे अब 6 लग्न और बचे हैं। आप किसी कुंडली बनाएंगे तो इन्हीं 12 लग्नों में से कोई न कोई लग्न का कुंडली बनता है, इसके अलावा कोई नहीं, दूसरा कोई बनता ही नहीं। लीजिए, ये 6 नंबर से स्टार्ट लास्ट हुआ था वहां पे, यहाँ तुला से 7 नंबर स्टार्ट हो जाएगा। 7 8 9 10 11 12 1 2 3 5 6 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 9 से 10 11 12 1 2 3 4 5 7 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 1 2 3 9 10 12 1 2 3। देखिए ये 12 लग्न तक हो गया, 12 राशियां होती हैं, 12 लग्न। कन्या तक देखा था हम लोगों ने पिछले पेज में, कन्या तक 6 नंबर तक हुआ था। आगे इस पेज में क्या होगा, 7 नंबर तक। जो व्यक्ति अभी जुड़े हैं कक्षा में, उनसे निवेदन है कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख करके पूरा समझ लीजिएगा, ये आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग पहुंच जाएगी इस कक्षा की। और आप फाइनल क्लास में भी जुड़ते हैं तो उस कक्षा के भी आपके पास रिकॉर्डिंग, प्रत्येक कक्षा की रिकॉर्डिंग आप लोगों तक पहुंचती है। आप कक्षा में जुड़ते हैं तो आज से ही जुड़ जाए। आज 7:30 बजे से क्लास है, अभी बस आधे घंटे के बाद ही। तो जिनको जिनको जुड़ना है अपने अपने ग्रुप में जिसमें जुड़े हैं, उसमें ग्रुप में जिनसे आपकी चर्चा हुई हो, बात हुई हो, उनसे बात करके जुड़ जाए। यह विषय जो है, जो अपना बैच है, ये लगभग 6 से 8 महीना तक चलेगा। स्टार्टिंग में बताया, अभी बता रहा हूँ आप लोगों को। और इसमें आपको कुंडली देखना, हस्तरेखा, वास्तु, अंक ज्योतिष, पंचांग देखना और कुंडली बनाना, ये 6 विषय अध्ययन कराएंगे, जिसमें मेन है क्या, कुंडली देखना। तो ये तो डेमो के रूप में बता रहा हूँ, बाकी बहुत सारी चीजें हैं जो देखी जाती है, समझी जाती है फलादेश के लिए। चलिए 7 नंबर वालों के लिए सबसे अनिष्ट समय मंगल के महादशा में, 7 वालों के लिए मंगल के महादशा में गुरु का अंतर्दशा, ये खराब होता है, अनिष्टकारी होता है। 8 नंबर वालों के लिए शुक्र की महादशा में बुध का अंतर्दशा, ये अच्छा नहीं होता है। शुक्र के महादशा में बुध का अंतर्दशा, जिनके लग्न जो है 8 नंबर से प्रारंभ हो रहा हो, वृश्चिक लग्न की कुंडली वालों के लिए। धनु लग्न वालों के लिए जो समय होता है वो बुध के महादशा में शुक्र का अंतर्दशा। वैसे शनि भी अशुभ है, लेकिन ठीक है, बुध में शुक्र ज्यादा अशुभ है। 10 नंबर स्टार्ट होगा जिनका, अर्थात मकर लग्न की कुंडली जिनकी होगी, उनके लिए सूर्य के महादशा में गुरु का अंतर्दशा, कई बार चंद्रमा भी अशुभकारी होते हैं। सूर्य के लिए कहा गया है पराशरी सिद्धांत में, न रंध्रे सत्व दोषस्तु सूर्या चंद्र मसुर हवे,
ये इसलिए बोल रहा हूँ, कई लोग अध्ययन किए होंगे कि अष्टमेश होने पर सूर्य चंद्रमा को दोष नहीं लगता है, लेकिन दोष नहीं लगता है यह इस बात में कहा गया है कि अन्य की अपेक्षा दोष नहीं लगता है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा। अब ये क्या होता है, सारी चीजें बाद में फाइनल क्लास में जब जुड़ेंगे तब बताएंगे हम लोग। चलिए जी, इसमें कुंभ लग्न कुंडली में भी लगभग वही है, सूर्य के महादशा में गुरु का अंतर्दशा। कुंभ लग्न कुंडली में सूर्य के महादशा में गुरु का अंतर्दशा, चंद्रमा का अंतर्दशा भी परेशानी ही करता है, सूर्य गुरु चंद्रमा। और इसमें शुक्र के महादशा में मीन लग्न की कुंडली किन्हीं क्या हो, तो शुक्र के महादशा में मंगल तो ठीक है, बुध का अंतर्दशा और शनि का अंतर्दशा। मीन लग्न कुंडली किसी का हो तो शनि का अंतर्दशा, बुध का अंतर्दशा, शुक्र का अंतर महादशा, ये अशुभकारी। देखिए जी, विनय जी, दक्षिणा जो है वो कुल मिलाकर के 7-8 महीने का संपूर्ण कोर्स का 9,000 रुपया है, जिसमें आपको अभी 2100 रुपये देकर के जुड़ना है क्लास में, और महीने महीने का 2-2 हजार रुपया करके देना है, महीने महीने करके। जब 9,000 पूरा हो जाए तो पूरा हो जाएगा। फिर इसमें एक चीज और आप लोगों को विशेष दिया जाता है कि मान लीजिए इस बैच में आप पूर्ण रूप से किसी कारणवश अध्ययन ना कर पाए, छूट जाता है क्लास, कई बार कई प्रकार की समस्या हो जाती है, एक बैच आपको स्पेशल और दिया जाता है, नया बैच लास्ट में जब ये बैच पूरा हो जाएगा तब जोड़ा जाएगा उसमें रिवीजन करने के लिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। तो मान लीजिए एक बैच में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे बैच में पूरा हो जाएगा। ऑनलाइन के माध्यम से कई बार बहुत सारी समस्याएं आ जाती है, नहीं कर पाते आदमी दक्षिणा देने के बावजूद भी, तो उनको हम अगले बैच में जोड़ देते हैं। तो आपको 2 बैच पढ़ने को मिल जाएगा, अगर एक बैच में कंप्लीट हो गया तो कोई बात ही नहीं। तो इकट्ठे नहीं देना है दक्षिणा, किस्त वाइज देना है, मंथली देना है। अभी 2100 दे करके जोड़ना है। कक्षा बस आधे घंटे में प्रारंभ होता है, 7:30 बजे से कक्षा रहती है, एक दिन छोड़ के एक दिन कक्षा है आपकी वैदिक ज्योतिष की। और हस्तरेखा, वास्तु, अंक ज्योतिष, ये 3 विषय जो है, ये तीनों विषय आपको एक्स्ट्रा समय में दिया जाता है, एक्स्ट्रा क्लास में। जैसे मान लीजिए ये 3 दिन आपकी कक्षा रहेगी सप्ताह में वैदिक ज्योतिष का, आज सोमवार आज की कक्षा है, फिर बुधवार की कक्षा है, फिर शुक्रवार की कक्षा है। इसके बीच में जैसे अभी बीच में पड़ा क्या, मंगलवार और गुरुवार और शनिवार, तो इन 3 में आपको अगर अंक ज्योतिष चल रहा है तो अंक ज्योतिष पढ़ाया जाएगा, वास्तु चल रहा है वास्तु पढ़ाया जाएगा, या हस्तरेखा चल रहा है तो हस्तरेखा एक्स्ट्रा क्लास बताया जाएगा। तो लगभग रेगुलर सी कक्षा रहती है आपकी। वैदिक ज्योतिष 3 दिन और 3 दिन एक्स्ट्रा जो विषय है वास्तु, अंक ज्योतिष या हस्तरेखा, ये रहता है जब भी चलता है। तो ऑनलाइन के माध्यम से कर्मकांड भी अध्ययन कराते हैं रंजन जी, वो समय उसका सुबह 8 से 9 रहता है सुबह का। कर्मकांड में ग्रह शांति, दुर्गा सप्तशती और रुद्री, ये 3 चीज अध्ययन कराते हैं। उसमें डेमो नहीं है, उसमें डायरेक्ट है, ज्योतिष में ही केवल डेमो कक्षा है। अब एक बार आप लोग बता देंगे कि कक्षा में क्या क्या समझ में आया, क्या क्या नहीं आया समझ में, ये बता दीजिए। और कौन कौन जुड़ रहे हैं ये भी बता देंगे तो अच्छा रहेगा। अंकित कश्यप जी कह रहे हैं ठीक ही है। हाँ, पीडीएफ के जगह पे आप लोगों को जैसे पुस्तक, जिस पुस्तक से अध्ययन कराएंगे उस पुस्तक का पीडीएफ मिलेगा, लेकिन बट परंतु जैसे आपको हम ये बताए, ये तो खैर अभी डेमो कक्षा है, जैसे मान लीजिए अगर इसी चीज को हम उसमें बताते हैं फाइनल क्लास में, तो जैसे मान मेष लग्न बता दिया आपको, मेष लग्न में आपको हम लिखा देते हैं थ्योरी यहीं ब्लैक बोर्ड पर, तो आपको लिखना है, आप स्वयं नोट्स तैयार करेंगे। इन सारी चीजों का नोट्स आपको हम नहीं देते फोटो खींच करके, आपको स्वयं हम नोट बनवाते हैं, क्योंकि 1.5 घंटे की क्लास रहती है, 1.5 घंटे में हम लिखते जाएंगे और आपको लिखने का मौका देते हैं, तो स्वयं नोट्स तैयार करेंगे। पीडीएफ मिलेगा, लेकिन पुस्तकों का, जिन जिन पुस्तकों का हमें आवश्यकता होगा, इस पुस्तक को अध्ययन करने की आवश्यकता है, उस पुस्तक का, पंचांग का, बृहस्पति चक्र का, मुहूर्त का, ऐसे पुस्तकों का पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जो हम अध्ययन कराएंगे विषय जो आपके बैच में, उसका आपको स्वयं नोट्स तैयार करना पड़ेगा,
उसका पीडीएफ देते हैं तो आपके लिए गड़बड़ा होता है मामला। फिर आप वो रख लेते हैं, सोचते हैं चलो पढ़ लेंगे, पीडीएफ तो आएगा ही। ठीक है अभिनय जी, ठीक है जी। अब एक बार बता दें जिनको जुड़ना हो, बाकी आप लोग जिस धर्मराज जी का दक्षिणा ज्यादा हो रही है, और देखिए दक्षिणा जो है एक व्यक्ति को निर्धारित नहीं करता है संस्थान में, कई लोगों का समूह होता है, उसके माध्यम से दक्षिणा निर्धारित की जाती है। बाकी देख लीजिए, अभी अगर जो जुड़ना चाहते हैं, अगर अब अभी आप लोग कर दें तो हम 500 रुपया सभी के लिए, एक चलिए हम, आपने बोला धर्मराज जी तो कर देते हैं, 9,000 रुपया दक्षिणा है। अगर आज अभी आप जुड़ जाते हैं तो हम, साथ नहीं ज्यादा कम हो गया, 8,500 रुपया, चलिए 500 रुपये डिस्काउंट दे देते हैं, या अपने तरफ से हमने दे दिया, बाकी आप लोग देख लेंगे। ठीक है, देना आपको इसे किस्त के माध्यम से ही। चलिए ठीक है, अब जो जुड़ते हैं कक्षा में आइए, फिर कक्षा में मिलते हैं। बाकी मीरा जी हैं, शिवानी जी जुड़ी हैं आप लोगों के साथ, जो भी बात हो उनसे आप लोग करें, अपने अपने ग्रुप में चर्चा कर लें। आधे घंटे के बाद जो मिलते हैं फाइनल कक्षा में, है ना। सभी लोगों को राधे श्याम, राधे राधे जी, सभी लोगों को राधे श्याम।